एनिमे को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे बड़ा रोल किसी जॉनरा का रहा है तो वो है बैटल शोनीन। अब बैटल शोनीन एक बहुत ही ज़्यादा हिट फार्मूला है जिसमें कि सुपर हीरो कंसेप्ट को एक बिल्कुल ही नई तरह से प्रेजेंट किया जाता है। उनकी स्टोरी टेलिंग वेस्टर्न मीडिया जैसे कि मार्वल और डीसी की स्टोरी टेलिंग के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होती है। और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे 3 जनरेशन के दौरान उन तीनों जनरेशन के सबसे पॉपुलर बैटल शोनीन एनिमे ने स्टोरी टेलिंग को कितना ज़्यादा इवॉल्व किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनरेशन नंबर 1 का सबसे पॉपुलर एनिमे था ड्रैगन बॉल जी। जिस टाइम पे ड्रैगन बॉल जी एयर होता था उस जैसा कोई भी एनिमे एग्जिस्ट नहीं करता था। टोरियामा ने ड्रैगन बॉल जी के जरिए बैटल शोनीन की दुनिया के काफ़ी सारे नए टेम्पलेट्स और थीम्स बनाई जिनको कि आगे चल के आने वाले बैटल शोनीन एनिमे ने फॉलो किया। ड्रैगन बॉल जी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उससे इंस्पायर्ड होकर सेकेंड जनरेशन के मांगाका ने ऐसी क्रिएशंस करी जो कि पॉपुलैरिटी के मामले में ड्रैगन बॉल जी को भी टक्कर दे पाई, जैसे कि बिग 3 जिसमें कि नारुतो, वन पीस और ब्लीच आते हैं और हंटर एक्स हंटर। अब जनरेशन नंबर 2 जनरेशन नंबर 1 के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट थी क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक एनिमे का एक तरफा राज नहीं था। कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका था, खास तौर पे 3 एनिमे के बीच में। और इन तीनों एनिमे के हार्डकोर फैंस ऐसा मानते थे कि उनका फेवरेट एनिमे ही बेस्ट शोनीन एवर है। और ये 3 एनिमे थे नारुतो, वन पीस और हंटर एक्स हंटर। अब इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा है ये डिसाइड करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जब बात आती है पॉपुलैरिटी की तो नारुतो सेकेंड जनरेशन के ऑलमोस्ट सभी बैटल शोनीन एनिमे को पीछे छोड़ देता है। और यही कारण है कि मैंने सेकेंड जनरेशन की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे नारुतो को चुना है। हालांकि नारुतो को सिलेक्ट करने के पीछे ये अकेला रीज़न नहीं है। जिस तरह से ड्रैगन बॉल जी ने आने वाली जनरेशन के एनिमे को इंस्पायर किया, ठीक उसी तरीके से नारुतो ने भी जनरेशन 3 के 3 बैटल शोनीन एनिमे को इंस्पायर किया है जो कि है ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसन और माय हीरो एकेडेमिया। अब अगर हम बात करें जनरेशन 3 की तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऐसे एनिमे हैं जिनके बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन है क्योंकि हर कुछ समय बाद एक नया बैटल शोनीन एनिमे आता है जो कि एनिमे की दुनिया में बिल्कुल आग लगा देता है। पहले था माय हीरो एकेडेमिया, उसके बाद आया वन पंच मैन और उसके बाद आया डीमन स्लेयर। और आगे भी ऐसे ही एनिमे आते रहेंगे और इसीलिए इस जनरेशन में सबसे पॉपुलर एनिमे पिक करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पिक करना चाहूँगा माय हीरो एकेडेमिया को क्योंकि वन पंच मैन एक पैरोडी है और डीमन स्लेयर के मुझे नहीं लगता कि उतने एपिसोड हैं कि हम उसको पॉपुलैरिटी के बेस पे जज कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन तीनों जनरेशन के दौरान किस तरह से टोरियामा ने शोनीन स्टोरी राइटिंग के टेम्पलेट सेट किए, किशिमोटो ने उन्हें कैसे इवॉल्व किया और होरिकोशी ने उसमें क्या क्या नए एडिशंस किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटैगनिस्ट से। हम सभी को पता है कि बैटल शोनीन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट कैसे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा खाना खाना पसंद होता है, दूसरों के सामने एकदम डम बैक करते हैं, लेकिन जब बैटल्स की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा जीनियस कोई भी नहीं है। अब इन तीनों ही कैरेक्टर्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तीनों काफ़ी डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम गोकू की बात करें तो उसका कैरेक्टर एक मासूम और इनोसेंट टाइप पर्सन का है जिसके कारण वो हमको काफ़ी पसंद भी है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है मोटिवेशन की। गोकू का मोटिवेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना और अपने से पावरफुल अपोनेंट को हराना। लेकिन अगर हम दूसरे शोनीन प्रोटैगनिस्ट के मोटिवेशन को भी एनालाइज करें तो उनका भी यही मोटिवेशन होता है, यानी कि गोकू का मोटिवेशन उसे दूसरे प्रोटैगनिस्ट से डिफरेंट नहीं बनाता। लेकिन अगर हम बात करें नारुतो की तो वहाँ पे किशिमोटो ने नारुतो को होकागे बनने का मोटिवेशन दिया है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। और इतना ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन माय हीरो एकेडेमिया में डेकू के पास भी होता है।
लेकिन होरिकोशी ने डेकू की कहानी में एक नया चैप्टर भी ऐड किया है, जो कि है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को याद हो, जब मिडोरिया टूर्नामेंट आर्क में हारा था, तो उस मोमेंट पे वो ऑल माइट के साथ डिस्कस करता है कि क्या उसे हीरो बने रहना चाहिए या फिर नहीं। वो ऑल माइट से ये तक कह देता है कि शायद उसका वन फॉर ऑल देने का डिसीजन गलत था। इस तरीके से सेल्फ डाउट में जाना और वहाँ से रिकवर होना दर्शाता है कि मिडोरिया का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर हम नारुतो और गोकू की बात करें तो उनकी स्टोरी लाइन में इस तरीके के मूवमेंट्स बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि उनके राइटर्स के पास मौके नहीं थे, पर उन्होंने उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट करना उतना ज़रूरी नहीं समझा। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि गोकू और नारुतो को कैरेक्टर डेवलपमेंट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ पे तोरियामा एक बहुत बड़ी ट्रिक को मिस कर गए, वो है राइवलरी और राइवल का कंसेप्ट। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोकू और वेजिटा की राइवलरी एकदम आइकॉनिक है, और उसी से इंस्पायर होकर दूसरे मानगा राइटर्स अपनी स्टोरी लाइन के अंदर एक मेन कैरेक्टर और उसके राइवल को लिखते हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा की राइवलरी का जो बैलेंस है वो उतना सही नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये पता लग जाता है कि गोकू का पगड़ा हमेशा ही भारी रहेगा और वो हमेशा ही वेजिटा से आगे रहेगा, क्योंकि वो वेजिटा से पहले ही नए फॉर्म्स को अनलॉक कर लेता है और आगे भी ऐसा ही होगा। और इसके कारण उन दोनों की राइवलरी की स्टोरी लाइन प्रेडिक्टेबल हो जाती है। और इसके अलावा वेजिटा के नाम कोई खास अचीवमेंट्स भी नहीं है, जैसे कि उसने 3 बड़े मेजर विलन्स में से एक को भी नहीं मारा। लेकिन अगर हम बात करें नारुतो की, तो यहाँ पे किशिमोटो ने नारुतो और सास्के की राइवलरी को एकदम परफेक्टली एस किया है। पार्ट 1 में हमने देखा है कि कितनी अच्छी तरीके से नारुतो और सास्के की राइवलरी की स्टोरी राइटिंग हुई है, जिसके एंड में आके सास्के को विलेज छोड़ के जाना पड़ता है। और इवन शिपुडेन के एंड तक भी दोनों के बीच की राइवलरी का बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सरपास करते जाते हैं। और फाइनली जब दोनों के बीच में फाइनल बैटल होती है, तब हमें पता पड़ता है कि दोनों बिल्कुल इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किशिमोटो सास्के को कुछ अचीवमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि उसने 3 पावरफुल कैरेक्टर्स को ख़त्म किया था, दिएदारा, इताची और डांजो, और साथ में कागुया को सील करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन अगर हम बात करें माई हीरो एकेडेमिया की, तो यहाँ पे तो होरिकोशी ने बिल्कुल कंसेप्ट ही बदल के रख दिए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्रिपल राइवलरी का कंसेप्ट, जिसमें कि वो एक नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट के लिए 2 राइवल लेके आए, और वो दोनों ही राइवल प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन, किसने सोचा था कि टूर्नामेंट आर्क में प्रोटैगनिस्ट फाइनल तक ही नहीं पहुंचेगा, और वो दोनों राइवल का कैरेक्टराइजेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो मेन कैरेक्टर को भी पॉपुलैरिटी में सरपास कर जाएंगे। अब बस देखना ये है कि होरिकोशी इस राइवलरी को किस तरीके से डेवलप करेंगे। और फाइनली जब माई हीरो एकेडेमिया की स्टोरी ख़त्म होगी, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनके कौन निकलेगा। अब हम आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का यूटिलाइजेशन। अब पहली बात तो ड्रैगन बॉल जी में उतने ज़्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं हैं जितने कि माई हीरो एकेडेमिया और नारुतो में है। और उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज़ किया जा सकता था, लेकिन तोरियामा ने ऐसा नहीं किया। सेयन आर्क के बाद क्रेलियन, पिकोलो और टीएन उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह जाते हैं, और जहाँ कहीं पे भी इनके शाइनिंग मोमेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी ये मेन कैरेक्टर्स को आउटशाइन नहीं कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें नारुतो की, तो पहली बात तो नारुतो की दुनिया में इतने सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि उन सभी को रेलिवेंट और स्पेशल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी किशिमोटो ने कोशिश करी है अधिकतर कैरेक्टर्स को ऑसम बनाने की, और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एनीमे के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नारुतो के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं। अब किशिमोटो ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को मेमोरेबल बनाने के लिए कम से कम 2 में से एक चीज़ करने की कोशिश करी है। या तो वो उनको ऐसा शाइनिंग मोमेंट दें जो कि उनके फैंस याद रखें, या फिर वो उनको स्टोरी में किसी भी तरह से रेलिवेंट बना दें। फॉर एग्जाम्पल, काबुटो वॉर आर्क में जाके स्टोरी के लिए रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि उसे ईडो टेंसे जुत्सु परफॉर्म करना आता था। ठीक उसी तरीके से तोबियामा भी स्टोरी के लिए रेलिवेंट है
क्योंकि उसने जिन जुट्सु का इन्वेंशन किया है उसके बिना नारुतो की दुनिया पॉसिबल ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कैरेक्टर जो स्टोरी के लिए उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह पाते हैं, किशिमोटो कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे मोमेंट्स दें जिसके कारण उनके फैंस उन्हें याद रखें, जैसे कि रॉकली वर्सेस गारा की चूनिन एग्जाम की बैटल, माइट गाय का 8th गेट खोलना, या फिर कुछ माइनर कैरेक्टर्स को बैक स्टोरी देना, या फिर कुछ माइनर कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी बिल्कुल हटके दिखाना जैसे कि किलर बी, और कुछ माइनर कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाना जैसे कि शेकमारू। हमें पता है कि शेकमारू कभी भी सीरियस नहीं होता था, लेकिन 2 बार वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब सासके विलेज छोड़ के जाता है और जब उसे आसुमा की मौत का बदला लेना होता है। अब नारुतो फैंडम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी का फेवरेट काकाशी और इताची है। आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका फेवरेट शेकमारू होगा, किसी का फेवरेट माइट गाय, किसी का फेवरेट मिनाटो, किसी का फेवरेट ओरोचिमारू, किसी का फेवरेट पेन। तो नारुतो के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इस मामले में सभी सेकंड जनरेशन एनीमे ने फर्स्ट जनरेशन एनीमे के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और फिर फाइनली आता है माय हीरो एकेडेमिया। अब माय हीरो एकेडेमिया में भी होरिकोशी काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनका उन कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। होरिकोशी की टेक्निक ये है कि वो डिफरेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को मिडोरिया के साथ फिट करने की कोशिश करती हैं सो दैट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी स्क्रीन टाइम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन 1 के फिनाले के दौरान मिडोरिया मिनेटा और आसुई के साथ टीम अप करता है और वो तीनों अपनी पावर्स को सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ करते हैं विलन से बच के निकलने के लिए। ठीक उसी तरीके से टूर्नामेंट आर्क में मिडोरिया बिल्कुल ही नए कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करता है जो कि होते हैं तोकोयामी और उराराका, और इसी आर्क के दौरान माशिरो क्विट कर देता है और उसके बाद मिडोरिया को शिन्सु की पावर का सीक्रेट बताता है। तो आप लोग भी नोट कर रहे होंगे कि कैसे होरिकोशी अलग अलग कैरेक्टर्स को मिडोरिया से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट उनको भी स्क्रीन टाइम मिल पाए। सो गाइस, यही था एक छोटा सा वीडियो। अब इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं था कि मैं ये बताऊं कि कौन सा एनीमे ज़्यादा बेटर है, बल्कि इस वीडियो का पर्पज़ था ये बताना कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शोनिन एनीमे की स्टोरी टेलिंग इवॉल्व हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और भी जो शोनिन एनीमे आए वो अपने साथ कुछ नया लेके आए और ऐसे कंसेप्ट लेके आए जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखे हों।